आपके पोर्टफोलियो में एक वो ऐसी स्कीम है या दो स्कीम है जो आपके आंखों में खटक रही है क्योंकि वहां आपको अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, तो क्या करना है आपको? हेमंत सर, आई एम श्योर आपके पास भी लोग आते होंगे और कहते होंगे कि भाई मेरे पास ये 6 स्कीम्स हैं और 6 में ये जो 2 स्कीम है ये लगातार मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रही है, और अभी जब हम मार्केट को हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड में देखा था तो ये प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सारे पोर्टफोलियोज में दिख रही है। तो क्या आप उन्हें सलाह देते हैं जब इस तरह से कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में खराब प्रदर्शन कर रही है तो निकल जाएं, क्या उसे बाय बाय कह दें? हाँ देखिए प्रियंका, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा आपने कहा कि कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई फंड है जिसमें नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, तो उसका क्या किया जाए। ये सिर्फ गिरते बाजार में ही नहीं होता, कभी कभी अमूमन हमने समय समय पे ये इशू देखा है इन्वेस्टर्स को जो फेस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहला सवाल, उसको कैसे टैकल करना हम बाद में आएंगे। उससे इंपॉर्टेंट सवाल प्रियंका ये होता है कि जिसको हम नॉन परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, जिसको हम अंडर परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, क्या वाकई में वो अंडर परफॉर्मेंस है कि नहीं। राइट। हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग सेगमेंट में जाता है। राइट, अलग अलग कैटेगरीज के फंड होते हैं। तो जैसे आपने बात की कि मिड कैप स्मॉल कैप में शायद गिरावट ज्यादा है लार्ज कैप से, लेकिन अगर हम पिछले साल सितंबर से पहले देखें तो यही दो सेगमेंट हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी आई है, वो अनसर्टेनिटी बहुत सारे कारणों से आती है। अभी अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में तो काफी सारे इश्यूज रहे हैं, और रिसेंटली कुछ उसमें और भी इशू ऐड हो गए हैं। यूएस का टेरिफ रिलेटेड इशू हो गया। राइट। तो जियो पॉलिटिकल इश्यूज अभी हमने देखा, जो इंडिया पाकिस्तान का जो इशू हुआ बीच में, उससे पहले रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। राइट, तो इसराइल का चल रहा है हमास के साथ। तो आई थिंक ये इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करते हैं जो टोटली मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, वहां पे इसका इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जिसको हम अंडर परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, या जैसा आपने कहा नेगेटिव रिटर्न है, तो वो वाकई में क्या अंडर परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक उसको एक प्रॉपरली एक प्रोस्पेक्टिव में डालने की जरूरत है। मान लीजिए आपने एक मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया, और जैसा मैंने कहा कि पिछले साल सितंबर से पहले अगर हम देखें, या इवन स्मॉल कैप में किए, इन दोनों सेगमेंट ने आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए 2-3 साल तक। अब जब मैं नेगेटिव रिटर्न देख रहा हूं, तो नेगेटिव रिटर्न कहां पे आएगा? नेगेटिव रिटर्न सब सिर्फ उन्हीं निवेशकों को आएगा जिन्होंने मे बी पिछले 1 साल या 15 महीने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा। मैं जो रिसेंट रिकवरी है उसको ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं। तो ऑब्वियसली जब मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है तो उसका इम्पैक्ट जितना कम समय आपने मार्केट में लगाया होगा उतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने कुछ साल पहले अपनी एसआईपी शुरू की होगी, उनको सिर्फ रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा होगा, वहां पे नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा। दूसरी बात, मैं इसको कैसे मेजर करूं? अगर मिड कैप में आपने पैसा डाला ये सोच समझ के कि लॉन्ग रन में मिड कैप या स्मॉल कैप हमको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि उस सेगमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मान लीजिए वो इंडेक्स जो है, हम मान लीजिए निफ्टी 150 इंडेक्स की बात करते हैं जो मिड कैप इंडेक्स है, अगर वो गिरा है मान लीजिए 10% और आपका फंड गिरा है 8%, तो फंड मैनेजर ने गिरते बाजार में आपके पैसे को थोड़ा प्रोटेक्ट किया। हाँ, लेकिन अगर आपका मान लीजिए 10% अगर इंडेक्स गिरा और आपका जो जो फंड है वो 12% गिरा, वो हो सकता है, स्पेशली वो जो जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली एक बार मोमेंटम जब निकलता है तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि एक तो पहले आपने बिल्कुल सही कहा, समय बहुत कम है। 6 महीने की परफॉर्मेंस देख के आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये अंडर परफॉर्मेंस है या ये नेगेटिव रिटर्न है। दूसरा, आपको ये देखना है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इसका लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप एक डिसिप्लिन निवेशक हैं, अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप उस नेगेटिव रिटर्न से हताश हों या आपको कोई मायूसी आए। ऑफ कोर्स जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। कुछ कुछ समय ऐसे आएंगे ओवर द लॉन्गर टर्म। अगर आपके पोर्टफोलियो में सही कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है और आगे भी मिलेगा। तो मुझे लगता है एक प्रोस्पेक्टिव में डालने की जरूरत है परफॉर्मेंस को, रादर देन सिर्फ नेगेटिव रिटर्न देके हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाए।
तो सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म के रिटर्न को नहीं आंकिए। दूसरी बात है, बेंचमार्क से इसको कंपेयर कीजिए। अगर पूरे ही बाजार का हाल खराब रहा, उससे जुड़े बेंचमार्क का भी अगर प्रदर्शन खराब रहा है, तो फिर आपको थोड़ा वक्त देना होगा। और मुझे एक बात लगती है हेमंत सर, कि रिटर्न्स को भी हमें आंकने के लिए उसमें कंसिस्टेंसी देखनी होगी। क्या रिटर्न्स लगातार गिरते रहे हैं, जिसको आप लोग शायद कहते हैं रोलिंग रिटर्न, तो ये रोलिंग रिटर्न का भी फंडा समझाइए। और रिटर्न्स को नापने का ये एक अच्छा तरीका है, रोलिंग रिटर्न्स। बिल्कुल अच्छा तरीका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको देखिए क्या होता है, जब हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं तो एब्सोल्यूट रिटर्न आता है। एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो वो आपको वो पीरियड नहीं बताता है जब उस फंड ने काफी वॉलेटिलिटी झेली। वो उनकी अपनी रॉन्ग सिलेक्शन के हिसाब से हो सकती है या मार्केट की वजह से हो सकती है। रोलिंग रिटर्न में क्या करते हैं आप, मान लीजिए हर महीने का आप रिटर्न देख रहे हैं, राइट, जैन टू जैन, हर साल फरवरी टू फरवरी। जब आप इस तरह का रिटर्न देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने आता है कि आपने कितने कंसिस्टेंटली फंड ने परफॉर्म किया। और जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, एक तो हम देखते हैं एनुअलाइज रिटर्न कैसा है, एक्सआरआर कैसा है। ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए 10 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है 17-18% का रिटर्न है, तो मैं खुश हूँ उससे। बट अगर मुझे देखना है कि फंड ने कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया ओवर डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, तो फिर ये जो रोलिंग रिटर्न है वो मुझे बताता है। तो जाहिर सी बात है, दोनों को आपको देखने की जरूरत है। बट अगेन मेरा ये मानना है कि हम हमेशा क्यों कहते हैं कि आप जब अपना टारगेट बनाते हो तो रिटर्न को एनुअलाइज 12% एज्यूम करके चलिए, वो भी असम्पशन है, कोई गारंटी नहीं। बट अगर आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, आप किसी भी पीरियड में देखें, यूजुअली हिस्टोरिकली मैं आपको अगर बताऊं तो आपके रिटर्न 12% से कहीं अच्छे होते हैं। लेकिन हम किस लिए कहते हैं 12%, के थोड़ा कंजर्वेटिवली आप उसको एस्टिमेट कीजिए। दूसरी बात, किसी भी एसेट क्लास में जब इस तरह के रिटर्न होंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो हर साल आपको वो रिटर्न दे, राइट। कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे 100% भी रिटर्न होगा, कुछ साल ऐसे होंगे 40% रिटर्न होगा, कुछ ऐसे होंगे जहां पे एकदम फ्लैट रिटर्न होंगे, कुछ ऐसे साल होंगे जहां पे नेगेटिव होगा। आई थिंक वो नेचर है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको ऐसे रिटर्न मिल रहे हैं जहां पे आप आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, जहां पे आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, तो आई थिंक ऐसे जो पीरियड्स हैं कहीं ना कहीं हमें वो थोड़ी पेशेंस दिखानी होगी। और हमारी ये जो परसिवरेंस है, यानी जो हम उस परेशानी के टाइम पे अगर हम डटे रहे, उस पर कंटिन्यू करते रहे, वही हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाए। ओके, सो आप लोग हमेशा कहते हैं कि भाई जब मार्केट गिरती है तब आपकी सिप कंटिन्यू रहती है, तो वो ज़्यादा यूनिट्स आपके लिए इकट्ठा करती है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टेप अप कर दीजिए। तो अगर किसी को, जब वो स्कीम्स में देखते हैं अंडर परफॉर्मेंस है और उन्हें स्टेप अप करना होता है, तो वो उस स्कीम में करें जहां उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा रिटर्न गिर रहा है, या फिर आप कहेंगे आप अपने पोर्टफोलियो के सबसे बेस्ट स्कीम में स्टेप अप करें, पैसे बढ़ाएं? किस स्कीम में आप बढ़ाने की सलाह देते हैं? नहीं, देखिए प्रियंका, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है, राइट। आप अपना टाइम होराइजन देखते हैं, वो टाइम होराइजन आपको बताता है कि कितना समय आपके पास है। अब वो डिटरमिन करता है कि आप किसमें कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन करते हैं, यानी कितना पैसा इक्विटी में, कितना हाइब्रिड में, कितना डेट में जाएगा। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी बाय इटसेल्फ एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि तीनों सेगमेंट जो मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो तीनों के अलग अलग फंड है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के, जहां पे आपको खुद को समय समय पे रीबैलेंसिंग करना है, या फिर आप कुछ कैटेगरी जैसे मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। विद इन दैट, जैसे हमने बात की पहले कि डिफरेंट सेगमेंट की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, राइट। तो शुरुआत में आपने क्या किया, आपने रिस्क प्रोफाइल देखा, आपने पोटेंशियल ऑफ रिटर्न देखा और आपने बैलेंस बनाया। ठीक है। वही चीज आपको स्टेप अप में करनी है। मेरे हिसाब से उस समय के मार्केट मूड को अगर आप देखे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आप अगर मार्केट गिर रहा है तो फिर आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे, यानी लार्ज कैप में जाएंगे, राइट। अगर मार्केट बहुत चल रहा है तो फिर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल देंगे। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं, ओके, राइट। आपको सिर्फ अपने रिस्क प्रोफाइल और आपका जो पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है तीनों सेगमेंट का, उसी हिसाब से चलना है। अगर एक फंड आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपको लग रहा है कि नया पैसा मुझे नहीं डालना है, तो ऑब्वियसली वो फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। लेकिन वो डिसाइड करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डाल के एक सही तरीके से देखना है, ताकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 या 6 महीने की परफॉर्मेंस देख के हम उस फंड से बाहर निकल गए।